हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। वो रात वाली क्लास कुछ कारणवश जो है ना दोस्तों बंद हो गई थी अचानक से, जिसका मुझे खेद है। इसके अलावा मैं और कुछ कर भी क्या सकता हूँ, है ना। दुख है इस बात का कि किस तरीके से जो क्लास है ना दोस्तों डिस्टर्ब हो गई, नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई। बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे लोग आप जुड़े थे, 250 के आसपास आप लाइव चले गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि काफ़ी जुड़ा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छे के पीछे कुछ न कुछ बुरा लिखा हुआ होता है, तो वो हो ही जाता है, अपन चाहे कितनी भी कोशिश करें। तो वैसा कुछ न कुछ हो गया था, तो हो गई थी क्लास थोड़ी सी मिस, कोई बात नहीं। फिर से मैं वही क्लास आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। जो कुछ प्रश्न मैंने करवा दिए थे, है ना, उसी तरीके से मैं सोल्यूशन करवा देता हूँ, ताकि आपके लिए वापस सही हो जाएगी। और अच्छा रहा कि मॉर्निंग में भी अपन मिलने लग गए ना। इस बहाने हो सकता है कि अब रेगुलर जो है अपन सुबह सुबह ही मिले। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं अब जो क्लास है ना आपकी एक सुबह 4 बजे के आसपास में 5 बजे के आसपास एक क्लास लाइव लगाने के मूड में हो, ताकि 2-3 काम इससे अच्छे हो सकते हैं। एक तो आप लोग यदि समय पे नहीं उठ रहे हो तो आपकी भी एक आदत हो जाएगी कि जैसे जैसे अब समय पे उठा जाए, ताकि तैयारी जो है अच्छी हो सके। सुबह सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इसका भी एक फ़ायदा अपन को मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा ये कि दिन बड़ा लगेगा, आप जल्दी उठोगे तो ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसी कुछ मैं योजनाएं बना रहा हूँ आपको लेकर के, तो वो होगी। खैर ये बातें होती रहेगी, अपन करते रहेंगे। अपन चल रहे थे कुछ प्रश्नोत्तरी को लेकर के, और आज जो अपनी क्लास रहेगी, आज जो अपनी क्लास का नंबर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका लगभग 33वें नंबर की क्लास जो है ना दोस्तों आज अपनी रहेगी। इससे पहले 32 क्लासों तक का अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने प्रश्नों का अध्ययन अपन ने लगभग अभी तक की क्लासों में अपन ने कर लिया है। बहुत कुछ हो चुका है। जिन बच्चों ने ऐप ले रखा है तो उनके ऐप के ऊपर भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। रेगुलर में 2-4 टेस्ट हर प्रति देखिए डाल ही रहा हूँ, अब डालने लग गया हूँ। तो मान के चलिए कि टेस्ट आपके पास में भरपूर आएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। ऐप के ऊपर भी मैं ऐसी प्रश्नोत्तरी भी कराऊंगा जो मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे 20-20 की करवा रहा हूँ, वहाँ पे 50-50 की करूँगा टॉपिक वाइज। तो जिन जिन बच्चों ने ऐप लिया है उनको तो एडवांस फायदा मिलना ही है, और जिन बच्चों ने नहीं भी लिया उनको भी फायदा मिल ही रहा है, और उनको भी आगे पीछे लेना ही है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ लेना है तो मतलब लेना ही है। आप किंतु परंतु कुछ लगा ही नहीं सकते कि सवाल 50 नंबर का है, आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप मेरे लिए थोड़े कुछ खास है। तो मेरा एक व्यक्तिगत दबाव भी बनता है, व्यक्तिगत फर्ज भी बनता है, व्यक्तिगत अधिकार भी बनता है कि मैं आपको ये कह सकूं कि आप जरूर इस ऐप को परचेज करें एक बार। निश्चित रूप से आपको सफलता में कहीं ना कहीं वो आपको बहुत बड़ा फायदा करेगा दोस्तों। चलिए ये बातें अपन करते रहेंगे। पहला प्रश्न जो रहा आज का ये रहा कि मेले एवं त्योहार आदि का सरल वर्णन करना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि मेले एवं त्योहारों आदि का वर्णन करना, किसका करना दोस्तों, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन करना पाठ्यक्रम की किस विषय वस्तु के स्तर से संबंधित है। यानी कि यदि आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो और मेले और त्योहार के संबंधित पाठ देने हैं, मेले और त्योहार से संबंधित विषय वस्तु डालने हैं, तो आप किस स्तर वाले पाठ्यक्रम में इनको समाहित करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या सभी। तो सबसे पहले अपन इस उच्च माध्यमिक स्तर को काट देंगे दोस्तों। उच्च माध्यमिक स्तर अपने स्तर का नहीं है। अगर उच्च माध्यमिक स्तर कट गया है मतलब सभी वाला ऑप्शन भी अपने आप कट जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब सभी भी नहीं होगा। अब 2 बचे, प्रारंभिक या माध्यमिक। अब आप अनुमान लगाओ कि मेले या हाट जैसे कार्यक्रम हमें बचपन में अच्छे लगते थे जब हम छोटे थे, है ना। कुछ भी मेले में चीजें वगैरह लेने के लिए जाते थे तो बचपन में वो चीजें अपन को क्या लगती थी, अच्छी लगती थी। मेले बचपन में अच्छे वो चश्मे आते थे ना आँख के ऊपर, फिर ऐसे छज्जे वाला ना घुमा घुमा कर, फिर होठों में विसल दबा करके गाँव में वही पूरा का पूरा चक्कर मार करके आ जाना, है ना। तो वो भी क्या दिन थे। हाथ में गाड़ी लेकर के, वो एक पंखा टाइप भी आता था ना हाथ में, ऐसे लेकर के दौड़ते थे और वो ऐसे घूमता था। तो वो सब बचपन में लगता था। हमारे गांव साइड में मेला लगता था तो हम रात को, वो क्या मेले वाले शाम को ही आ जाते थे। कल सुबह मेला लगना है तो शाम को पहले आ जाते थे। तो हमें लोगों को मतलब अलग ही खुशी होती थी, है ना, कि रात को आकर के बैठे तो हमें पूरी रात नींद नहीं आती थी। कब दिन उगेगा और ये लोग दुकानें लगाएंगे और हम घूमेंगे। और होते कुछ नहीं, 5-10 रुपये होते थे, लेकिन दिन भर उस 10 रुपये को लेकर के उस मेले के चक्कर लगा ही लेते थे। तो ये जो सारी चीजें अपन को अच्छी लगती है ना, कहाँ लगती है अपन को, प्रारंभिक स्तर पर, है ना। जब अपन छोटी कक्षाओं में होते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर ये सारी की सारी चीजें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो माध्यमिक न होकर के कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, प्रारंभिक वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर छोटी कक्षाओं में ये दोस्तों ये सारी चीजें अपन को क्या लगती है, अच्छी लगती है दोस्तों, है ना। ये माध्यमिक भी नहीं होगा।
मुझे पता है ये सारे प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिए थे, लाइव क्लास चल रही थी अपने, कुछ आधे के प्रश्न हुए थे, आधे तो क्या लगभग हो गए थे, 1-2 प्रश्न ही बाकी रहे थे और अचानक से सब कुछ बंद हो गया है ना, और कोई था ही नहीं, तो कोई सेटअप करे कौन, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो गया, तो कुछ ऐसा रहा ही नहीं था। खैर हो जाता है। मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना, क्या प्रश्न है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न आया है ना, दूसरे नंबर के प्रश्न है, मुस्कुरा कर किसी शब्द को स्पष्ट करना, यानी कि आप मुस्कुरा करके किसी शब्द को स्पष्ट कर रहे हो, यह कौन सी विधि है? क्या यह अभिनय विधि है, कि यह परिभाषा बनाकर, या अर्थ विस्तार विधि है, या व्याख्यान विधि है? मुस्कुरा कर का मतलब हो गया कि निशब्द, शब्द वो कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, अपने शब्द को स्पष्ट कर रहा है। मुस्कुरा कर का मतलब हंस करके, तो यहाँ पे जो मुस्कुरा कर किसी शब्द का बात कर रहा है ना दोस्तों, वहां पे ना व्याख्यान विधि होगी, ना अर्थ विस्तार विधि होगी, ना परिभाषा बनाकर होगी। यहाँ पे जो सही विधि होगी वो कौन सी हो जाएगी, आपकी अभिनय या अभिनव विधि। इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये अभिनय यानी नाटक विधि है ना, मुस्कुरा करके किसी चीज का जवाब देना, ये मुस्कुरा करके बात करना है ना, आंखों के द्वारा बात करना, ये सारी की सारी किस्में आती है दोस्तों, अभिनय विधि के अंतर्गत आती है ना। क्योंकि यहाँ पे हाँ भाई ये होती ना भाई, अपने ये आप लोगों के लिए भी है ही है ना, आप लोगों के लिए भी मुस्कुरा करके और आंखों की बातें जो है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रही होगी, और नहीं रही होगी तो आगे जा करके रहेगी, कहीं ना कहीं रहने हैं, क्योंकि आप लोग भी क्या हो, सामाजिक प्राणी हो, समाज के सापेक्ष रहते हो, तो ये सारी गतिविधियां हैं, यहाँ कह सकते कि घटनाएं हैं जो आज नहीं तो कल घटनी ही है, घट गई है तो अच्छी बात है, और नहीं घटी है तो मेरी तरफ से मंगलमय कामना है। तो ये मुस्कुरा करके और आंखों से जो बात की जाती है ना, अभिनय विधि है ना। अभिनय का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाटक। अभिनय का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाटक। तो ये मुस्कुरा करके आंखों से जो बात की जा रही है ना, वो क्या है भाई, एक तरीके का नाटक है, इसलिए सचेत रहें। लीजिए आपका अगला प्रश्न, ये क्या कह रहा है, शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयोगी नहीं है। पहले मैं इस नहीं को गोला कर देता हूं। ये कह रहा है कि शिक्षण की दृष्टि से किस स्तर पर कौन सी कविता उचित नहीं है। मतलब यहां पे 4 स्तर भी दे रखे हैं और 4 प्रकार की कविताएं भी बता रखी है, और ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, मतलब कौन से स्तर पर कौन सी कविता सही नहीं रहेगी। ऑप्शन है आपके सामने, एक है प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, उच्च स्तर पर साहित्य कविताएं, और प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध वाली कविताएं। ये क्या कह रहा है कि शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयोगी नहीं है, पूछा इसने। अब देखिए, प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत बिल्कुल छोटी कक्षाओं के लिए बाल गीत परफेक्ट होता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में तो बाल गीत बालकों को आनंद की अनुभूति होती है, ये बिल्कुल सही है। माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, ये भी सही है, महाराणा प्रताप की कविताएं पढ़ा दो, शिवाजी की कविताएं पढ़ा दो, ये सारी की सारी माध्यमिक स्तर पर अच्छी लगती है, ये भी बिल्कुल सही है। उच्च स्तर पर साहित्यिक कविताएं, बड़े लेवल पर साहित्यिक कविताएं दोस्तों, ये भी अच्छी है। 12वीं क्लास में जाओगे, हिंदी साहित्य लोगे तो वहां पे साहित्यिक कविताएं पढ़ने को मिलेगी, ये भी बिल्कुल सही है। जब ये तीनों की बातें सही है तो जाहिर सी बात है डी वाला ऑप्शन अपने आप में सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध वाली कविताएं, देखिए 2 चीज होती है, उद्बोध वाली कविताएं और एक रटने वाली। अब उद्बोध वाली कविताएं जिनको समझ करके अर्थ ग्रहण किया जाए ना, वो प्रारंभिक स्तर पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर केवल राग अनुराग के द्वारा कविताएं सिखाई जाती है, जिसमें केवल लय होती है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, इस तरीके की कविताएं जिनमें कोई उद्बोध जैसी कोई बात नहीं होती है, केवल उनको एक कविताओं की तरफ रुख मोड़ा जाता है ताकि बालक शिक्षण के प्रति अपनी एक रुचि उत्पन्न कर सके। तो यहां पे जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक स्तर पर कौन सी कविता, उद्बोध कविता, उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध वाली कविताएं यहां पे असुमेलित हैं दोस्तों। डी वाला उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, ये देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, कविता की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता पूछ रहा है दोस्तों, कविता की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी कविता की विशेषता नहीं है। कविता मतलब पद्य वाली कविता है ना। कविता एक प्रबल अनुभूति है, कविता लय ताल और संगीत होता है, कविता नीरस होती है, या कविता जीवन का समन्वित रूप है। तो ये कह रहा है भाई इनमें से कौन सी जो है कविता की विशेषता नहीं है। एक तो कविता एक प्रबल अनुभूति है। क्या कह रहा है ये, कविता एक प्रबल अनुभूति है, एक कविता लय ताल और संगीत होता है, कविता नीरस होती है, कविता जीवन का समन्वित रूप है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों,
कविता की बात कर रहा है। तो कविता जीवन का समन्वित रूप है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। कविता आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई होती है, ऐसी कोई कविता नहीं होगी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई न हो, यानी कि प्रत्येक कविताएं आपके व्यवहारिक या दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती हैं। कविता नीरस होती है, इसको अपन एक बार टिक करते हैं। कविता में लय, ताल और संगीत होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों, है ना। बिना लय ताल के तो कविता हो ही नहीं सकती। कविता तो दोस्तों क्या होती है, बिल्कुल सुरमयी कविता है। पद्य का मतलब ही क्या है, जिसको गाया जा सके वही क्या कहलाता है, पद्य। जिसको गाया ना जा सके वो क्या नहीं कहलाता है, पद्य। इसीलिए तो कारण है ना दोस्तों, पहले जितने भी टीचर हैं उनको क्या नहीं आता है कि पद्य शिक्षण का, पद्य का शिक्षण करवाना नहीं आता है कि पद्य भाग को पढ़ाया कैसे जाए। उनको छंद की रागें नहीं आती है, दोहे सोरठे बोलना नहीं आता है। इसीलिए क्या होता है कि साहित्य के प्रति बालकों में धीरे धीरे निरस्ता आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं आता है। बाकी साहित्य तो आनंद देने वाला विषय है, कविताएं तो आपको आनंद की अनुभूति कर रखी है। गा करके पढ़ाओ तो आनंद आएगा, ऐसा ऐसे पढ़ाओ तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए कभी भी उदाहरण भी देता हूं मैं आपको, है ना। कविता प्रबल अनुभूति है, बिल्कुल कविताओं को तो अनुभूति है। कविताओं को तो क्या किया जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है, भाव ग्रहण किया जा सकता है। कविता आनंद देने वाली सब्जेक्ट, कभी भी ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक छंद सुनाता हूं मैं आपको, है ना। जैसे एक छंद होते हैं ना, जिसमें घनाक्षरी छंद होता है। एक घनाक्षरी भाग का, एक घनाक्षरी नाम का क्या होता है दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत एक छंद आता है। जैसे मेरा ही लिखा हुआ एक छंद है ना, इस छंद को आप ऐसे पढ़ो। जैसे मैं मान लो नॉर्मल पढ़ूं, जैसे नैन से मिला के नैन, नैन से नयन मिला, नैन से चुरा के नैन, नयन चुराओ ना, है ना। या तो तुम पास आओ या तो फिर दूर रहो, आकर के पास फिर दूर तुम जाओ ना। बिल्कुल यहाँ पे आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मैं कैसे पढ़ रहा हूं, पद्य के साथ में पढ़ रहा हूं। अब इसी छंद को आप ऐसे पढ़ो कि नैन से मिला के नैन, फिर नैन से नयन मिला, नैन से चुरा के नैन, नयन चुराओ ना। या तो तुम पास आओ या तो फिर दूर रहो, आकर के पास फिर दूर तुम जाओ ना। कि विरहन की अग्नि में तप रहा मन मेरा, बरसाने वाली बरखा तो बरसाओ ना। जब से गई और उठ तब से गया हूं टूट, कन्हैया पुकारे राधा अब चले आओ ना, है ना। अब देखिए, इसको आप इस तरीके से छंद को गाओगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हालांकि मैं तो कैमरे के सामने गा रहा हूँ, अटपटा बहुत सारे बैठे होते तो और जोश में गाता मैं इस चीज को। तो पद्य एक ऐसी भाग है, तो यहाँ पे निरस्ता कभी नहीं आ सकती दोस्तों, यहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है। तो ये कह रहा नहीं है, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, है ना। ये उदाहरण के लिए, अरे बहुत कुछ गा सकता हूं मैं। अभी आपने मुझे परखा ही कहाँ है, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है। क्या प्रश्न पूछ रहा भाई, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसको हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, गीत विधि या अर्थबोध विधि। तो दोस्तों आप सबको पता है कि देखो, अर्थबोध विधि, गीत विधि और व्याख्या विधि को नहीं, खंडान्वय विधि को ही प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। ये खंडान्वय और दंडान्वय संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। तो खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि पूरे एक भाग को अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है, फिर उसके मुख्य भाग का अन्वय निकालकर साहित्यिक प्रश्न पूछते हुए उसके खंड खंड के कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई 10 भाग का कोई खंड है, उसमें पहले इस एक खंड को समझाएंगे, इस पर प्रश्न पूछेंगे, इसका अन्वय करेंगे, फिर इसका अन्वय करेंगे, इस पर प्रश्न पूछेंगे, फिर इसका अन्वय करेंगे, इसका प्रश्न पूछेंगे, फिर इन सबको एक साथ में मिलाते हुए एक साथ में फिर अंत में सामूहिक रूप से उस पूरी विषय वस्तु का कंसेप्ट को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो प्रश्नोत्तर विधि भी कहलाती है। तो खंडान्वय वाली जो विधि है दोस्तों, वो कौन सी विधि कहलाती है, आपकी प्रश्नोत्तर विधि भी कहलाती है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, बच्चों में सीखने से होने वाला, सीखने का मतलब किसे, अधिगम से। तो कह रहा सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन, मूल प्रवृत्तियों का परिवर्तन, व्यक्तिगत प्रेरणा में परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा। ये कह रहा बच्चों में सीखने से प्रभावपूर्ण परिवर्तन। दोस्तों सीखने का मतलब क्या है, अधिगम। और जब कभी भी आप अधिगम करते हो, सीखते हो, तो उसका प्रभावपूर्ण जो परिणाम आता है वह ये आता है कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है, मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखने का, प्रभावपूर्णता का
संकेत है, यानी कि आपके बिहेवियर में चेंज आ गया। जैसे मैं आपको शिक्षण विधि पढ़ा रहा हूं, शिक्षण विधि पढ़ने के बाद पहले शिक्षण विधि नहीं आती थी, अब आपको शिक्षण विधि संपूर्ण रूप से आती है। तो व्यवहार में क्या हुआ दोस्तों, चेंजेस हुआ। तो यहां जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाएगा, सीखने में होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन। यहां पे ए सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियां बहुत अलग चीज है दोस्तों, व्यक्तिगत प्रेरणा में परिवर्तन भी नहीं होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहां पे जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन। तो बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है वह है आपका व्यवहार में परिवर्तन। ए वाला उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक बालक है, वो इन चारों में से किस विषय के अंतर्गत अधिक रुचि लेगा पढ़ने में, है ना, अधिक इंटरेस्ट उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, कैसी परिस्थिति में उत्पन्न होगा। एक तो ये कह रहा है कि जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर आधारित हो, या उपयुक्त सभी। देखिए यहां पे आपको भले ही उपयुक्त सभी सही लग रहा होगा, लेकिन यहां पे उपयुक्त सभी नहीं होगा सही। ये कह रहा है कि सामान्यतः किस विषय में, यानी कि नॉर्मली बालक किस विषय में रुचि लेंगे। तो देखिए नॉर्मली जो बालक रुचि लेते हैं वो लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ भाग हो। बालक तभी किसी चीज को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं जब वो भाग उनके डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ हो। जैसे आप लोगों को शायरियां अच्छी लगती है ना, क्यों लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके डेली रूटीन बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको क्या लग रही है, शायरियां अच्छी लग रही है। छोटे बच्चों को कहानियां अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई क्या चीज है, कहानियां जुड़ी हुई चीज है। तो कोई भी विषय वस्तु तब कोई बालक इंटरेस्ट से पढ़ता है जब वो उसके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई हो। जब तक वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी नहीं होगी तब तक वो उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा। तो एक बालक किस विषय में रुचि अधिक लेता है, तो एक बालक ऐसे विषय में रुचि अधिक लेता है जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो। हाँ, यहां पे अगर ऐसा प्रश्न होता कि प्रारंभिक स्तर के बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि लेते हैं, तब यहाँ पे काल्पनिक से संबंधित सही हो जाता, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको परियों की कहानियां, भूत की कहानियां, इस प्रकार की काल्पनिक कहानियां उनको अच्छी लगती है दोस्तों, है ना। तो ये कल्पनाओं से संबंधित, जो तर्कों पर आधारित हो बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ पे बालक उसी में इंटरेस्ट लेंगे जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हो। तो ये दोनों इनके उत्तर नहीं होंगे। ए वाला जो होगा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लीजिए, भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में कहलाती है। क्या प्रश्न कह रहा है कि भाषा की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में क्या कहलाती हैं। मौखिक का मतलब बोल करके भावों को अभिव्यक्त करना या लिख करके भावों को अभिव्यक्त करना। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका गद्य, दूसरा ऑप्शन है आपका पद्य, तीसरा ऑप्शन है आपका रचना और चौथा ऑप्शन है आपका व्याकरण। तो यहां पे देखिए गद्य पद्य का कोई रोल नहीं है, इनको काट दीजिए, क्योंकि ये मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की बात कर रहा है। हालांकि पद्य और गद्य की भी मौखिक और लिखित दोनों होती है, लेकिन मूल रूप से ये लिखित होते हैं। व्याकरण को भी यहां पे काट दो। रचना यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको बता रखा है दोस्तों कि रचना जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मौखिक रचना और एक होती है आपकी लिखित रचना, है ना। यहां बोल करके अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हो, यहां लिख करके अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हो। किस रूप में, रचना के रूप में। तो ये कह रहा है कि भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में क्या कहलाती है, तो वो भाषा के क्षेत्र में रचना कहलाती है। आप जो बोलते हो वो भी भाषा के क्षेत्र में रचना है। आप अपने मौलिक विचारों को जो कॉपी के अंदर, डायरी के अंदर लिखते हो, उसे भी भाषा के क्षेत्र में क्या कहा जाएगा, रचना ही कहा जाएगा। आप कविताएं लिखो, शायरी लिखो, प्रेम पत्र लिखो, लेटर लिखो, कुछ भी लिखो, भाषा के क्षेत्र में वो क्या कहलाएंगे, रचना कहलाएंगे, है ना दोस्तों। तो भाषा की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में कहलाती है, तो वो भाषा के क्षेत्र में क्या कहलाती है, रचना कहलाती है। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। इन प्रश्नों में कोई ज़्यादा उलझने जैसी बात नहीं है। मैंने बहुत अच्छा, मैं रात को जोश से समझा रहा था, लेकिन अचानक से ये मतलब पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, पूरा सिस्टम बंद हो गया। मुझे बहुत दुख भी हुआ उस चीज़ को कि 250 बच्चे उस वक्त देख रहे थे और अचानक से बंद हो जाना, इस चीज़ के लिए मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन वापिस से मैंने आपके लिए ये क्लास बना दी है ताकि आपकी पढ़ाई जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो दोस्तों। तो बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं, ये क्या कह रहा है, सक्रिय शब्दकोश।
अब इस शब्द को पकड़िए, सक्रिय किसे कहते हैं? सक्रिय का मतलब होता है वह शब्दकोश जिसको बालक अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ला रहा है, वह सक्रिय कहलाएगा, है ना। सक्रिय का मतलब क्या? जिसको अपन यूज कर रहे हैं वही सक्रिय है, जिसको अपन यूज नहीं कर रहे वो निष्क्रिय है। अपने पास में भी कई शब्द भंडार है, हम ऐसे शब्दों को जो डेली रूटीन में ला रहे हैं, डेली प्रयोग में ला रहे हैं, जिसका अर्थ भी सही तरीके से जान रहे हैं और सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वो सक्रिय शब्द कहलाएंगे। कुछ ऐसे शब्द है जिनको शब्द तो हम जानते हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनका अपन को अर्थ ही नहीं पता है कि इसका प्रयोग कहां पे करना, ये नहीं पता, इसलिए इसका प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो वो शब्द कैसे कहलाएंगे? अपने निष्क्रिय कहलाएंगे। तो ये कहना है कि बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का बालक अर्थ जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, या जिन शब्दों का अर्थ वो प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए, जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं तो केवल शब्दों का अर्थ जानते हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सक्रिय नहीं कहलाएंगे। जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं लेकिन उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी सक्रिय नहीं कहलाएंगे। जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, इसको अपन सक्रिय कह सकते हैं, डॉट लगाएंगे। जिन शब्दों का अर्थ वो प्रयोग करते हैं, मतलब जिसका अर्थ भी जान रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं। तो देखिए, प्रयोग बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं, दोनों में अंतर है। तो प्रयोग करते हैं वाले ज्यादा सक्रिय होंगे, है ना। अगर तुलना की जाए कि प्रयोग करना जानते हैं, तो सी वाले ऑप्शन से ज्यादा सक्रिय कौन सा ऑप्शन लग रहा है अपन को? डी वाला लग रहा है। तो यहां पे जो अपन जिस ऑप्शन पर जाएंगे वो किस पर जाएंगे? अपन डी वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे दोस्तों? सही कर देंगे। जिन शब्दों के बालक अर्थ भी जानते हो और जिन शब्दों को बालक व्यवहारिक जीवन में प्रयोग भी कर रहे हो, वह बालक की कौन सी शब्दावली कहलाएगी? सक्रिय शब्दावली कहलाएगी। क्लियर दोस्तों? ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है। विस्मृति का मतलब क्या हो गया दोस्तों? विस्मृति का मतलब भूलने से है। बालकों की भूलने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विस्मृति की संभावना, मतलब बालक कम से कम उस चीज को भूले, इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? क्या आप प्रेरणा दोगे? क्या क्रमबद्धता से अध्ययन कराओगे? या बालकों को अधिक से अधिक अभ्यास कराओगे? या लिखना सिखाओगे? देखिए, प्रेरणा, क्रमबद्धता और लिखना का यहां पे रोल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि प्रेरणा, क्रमबद्धता, लिखना से कभी भी विस्मृति का मतलब क्या? कोई चीज आप कब नहीं भूलोगे? जब आप उस चीज का क्या कर लोगे? अधिक से अधिक अभ्यास करोगे। थॉर्नडाइक ने कहा था ना कि जो बालक जिस प्रवृत्ति का या जिस क्रिया का अधिक से जितनी बार प्रयास करता है, जितनी बार अभ्यास करता है, वह उसके अंदर उतनी ही परिपक्व होती चली जाती है। तो जिस चीज का आप जितना प्रयास करोगे उतनी ही आपकी विस्मृति कम होगी। यानी कि आप शिक्षण विधियों को, एक चीज को बार बार पढ़ोगे तो भूलने की संभावना कम होगी। एक बार पढ़ लिए, यहां मुझे याद है, तो विस्मृति की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो विस्मृति की संभावनाएं कब कम होती हैं? जब आप क्या कर लो? अभ्यास कर लो। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पे सी वाला जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। क्या प्रश्न पूछ रहा है भाई? उपलब्धि परीक्षण का उपयोग कहां नहीं होता है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण का मैंने आपको कई बार सामान्य अर्थ बता रखा है कि कठिन शब्दों के हमेशा सामान्य अर्थ समझा करो। उपलब्धि परीक्षण का सामान्य अर्थ वर्ष के अंत की परीक्षाओं से समझना है आपको। होती नहीं है लेकिन समझना उसी से है। यह कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में, शिक्षक की कठिनाइयों के निदान में या शैक्षिक निर्देशन में। तो दोस्तों देखिए, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा वर्गीकरण किया जा सकता है, कौन सा बालक कमजोर है, कौन सा नहीं है, कौन सा ए ग्रुप में रहेगा, बी ग्रुप में रहेगा, वर्गीकरण तो होता ही है, तो बिल्कुल सही है। श्रेणी विभाजन की बात करें तो श्रेणी विभाजन भी बिल्कुल सही है, कौन सा बच्चा पहले नंबर पर आया, दूसरा आया, थर्ड आया, है ना, कौन सी किसकी रैंक कितनी आई, कौन सा डिवीजन पास हुआ, यह भी करता है। शिक्षक की कठिनाइयों का निदान, इसको अपन डोड करते हैं। शैक्षिक निर्देशन, बिल्कुल उपलब्धि परीक्षण के आधार पर शैक्षिक निर्देशन भी टीचर जो है ना बालकों को देता है कि उसको भविष्य में क्या योजनाएं बनानी है। जैसे आपको नहीं कहते सब्जेक्ट, आप आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, है ना, साइंस ले लो, तुम्हें इस विषय में फोकस करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो शैक्षिक निर्देशन भी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षक की कठिनाइयों का निदान उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से नहीं होता है। यहां पे बालकों की कठिनाइयों का निदान होता है, ना कि शिक्षक की कठिनाइयों का निदान। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका प्रश्न। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। अधिक का मतलब क्या है?
अधिक विश्वसनीय परीक्षण, है ना, जिसके ऊपर अधिक से अधिक विश्वास किया जा सके, ऐसे परीक्षण को कहते हैं हम अधिक विश्वसनीय परीक्षण। तो ये कह रहा है कौन सा है भाई, शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या प्रमापी परीक्षण। तो सबसे पहले इस मौखिक और आत्मनिष्ठ को अपन काट देंगे, क्योंकि अपन को पता है कि अपन दो ही पढ़ते हैं, एक तो शिक्षक निर्मित और एक प्रमापीकृत। इस प्रमापीकृत को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसी प्रमापीकृत को अपन कहते हैं विशेषज्ञ निर्मित। क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषज्ञ निर्मित। विशेषज्ञ निर्मित भी इसी का नाम है। इस शिक्षक निर्मित को क्या कहते हैं अपन, अप्रमापीकृत भी कहते हैं। तो ये भी इसी का नाम है दोस्तों। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, प्रमापीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण सही निकल जाएगा, क्योंकि ये विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित होता है। ये मनोवैज्ञानिक तरीकों से निर्माण किया जा सकता है, पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट ढांचे को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है, इसीलिए ये अधिक विश्वसनीय होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि शिक्षक निर्मित अविश्वसनीय हो गया, शिक्षक निर्मित अपना कम विश्वसनीय होता है, क्योंकि अपन भी शिक्षक बनेंगे ना, तो अपन ऐसा थोड़ी कि अविश्वसनीय पेपर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अपन भी जो परीक्षण का निर्माण करेंगे वो कैसा करेंगे, अच्छा ही करेंगे, लेकिन वो इसकी तुलना में थोड़ा कम विश्वसनीय रहेगा। तो यहां पे आपका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा, प्रमापीकृत परीक्षण अधिक विश्वसनीय होता है। ये लीजिए आपका अगला छोटा सा प्रश्न दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शब्द जब भी कभी कभी सर्वाधिक लग जाए मतलब इनमें से एक सही होगा। एक कह रहा है वर्तनी का ज्ञान, दूसरा कह रहा है शब्दों का ज्ञान, तीसरा कह रहा है अर्थ ग्रहण और चौथा कह रहा है पढ़ने का ज्ञान। देखिए वर्तनी का ज्ञान भी जरूरी है, शब्दों का ज्ञान भी जरूरी है, पढ़ने का प्रवाह भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। कि पढ़ते तो जा रहे हो लेकिन क्या पढ़ रहे हो इसका आपको पता ही नहीं है ना। कोई किताब खरीद के लिया है, रीड की गाइड 4 घंटे में पूरी निपटा करके बैठ दिया, मैंने तो पूरी की पूरी पढ़ ली, अरे वो केवल पढ़ी है, आपने अर्थ ग्रहण नहीं किया। तो बिना अर्थ ग्रहण के किया हुआ पठन भी हमेशा क्या, निष्फल्य माना जाता है। तो यहाँ पे जो पठन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करते हुए ये भी जरूरी है, वर्तनी भी जरूरी है, शब्दों का ध्यान भी जरूरी है, पढ़ने का प्रभाव भी जरूरी है, लेकिन ये कह रहे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है दोस्तों। पढ़ने का क्या महत्वपूर्ण है, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। बिना अर्थ ग्रहण के पढ़ा हुआ कोई भी काम का नहीं होता है। सी वाला उत्तर आपका यहां सही हो जाएगा। लीजिए, किस प्रकार के प्रश्न पत्र को तैयार करना आसान है। क्या प्रश्न पूछा भाई, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पत्र है जो इन प्रश्नों के माध्यम से तैयार करना आसान है, जिनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न। तो सबसे पहले इन दोनों बीच वाले को काट दो, इनका कोई अर्थ नहीं है। वर्गीकरण वाले जो है ना वो किस में आ जाएंगे, आपके वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी में आ जाएंगे। लघु उत्तर वाले वापस अपन निबंधात्मक में जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को कोड दो, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अर्थ इनका होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 4 में से यदि 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएं जो एक दूसरे के विपरीत है, मतलब उनमें से एक का आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र का निर्माण करना हमेशा निबंधात्मक प्रश्नों के लिए आसान होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 4 से 5 प्रश्न उठाने हैं या 10 प्रश्न उठाने और ऊपर एक नोट डालना है। निम्नलिखित में से कोई 5 प्रश्न स्वेच्छा से हल कीजिए। अब वाले को 5 प्रश्नों के उत्तर देने कहां दिक्कत है, लेकिन जब आप बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते हो ना तब आपको दिक्कत आती है। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम का समावेश लेना पड़ता है, एक एक टॉपिक में से प्रश्न निकालना पड़ता है, इतना ध्यान रखना पड़ता है कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम का समावेश जो है ना इसके अंतर्गत हो जाए दोस्तों। तो यहां पे आसान तो ये, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जांच करने में यदि परीक्षण की जांच करने की तुलना में देखें तो बहुविकल्पी आसान होगा, निबंधात्मक कठिन होता है जांच की तुलना में, लेकिन निर्माण की तुलना में निबंधात्मक आसान है और बहुविकल्पी क्या है दोस्तों, कठिन है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा दोस्तों, क्या निकल जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न। इनको तैयार करना क्या होता है, आसान होता है। ये लीजिए, सर्वाधिक रुचिकर विधि है, इनमें से कौन सी विधि सर्वाधिक रुचिकर है। अनुकरण विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि या देखो और कहो विधि। देखिए, अनुकरण विधि कभी भी या अक्षरबोध विधि या ध्वनि साम्य विधि, इन विधियों को आप कभी भी रुचिकर नहीं कह सकते। देखो और कहो विधि इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि आपको कुछ दिखाया जा रहा है और आपको कहना है कि इसके अंतर्गत क्या है। देखो और कहो विधि, देखो और पहचानो विधि, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। बालकों को भी इसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में और अध्यापक को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे सर्वाधिक रुचिकर विधि जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, देखो और कहो विधि जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, आपकी इंटरेस्टेड विधि के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। यह है तो वैसे प्रारंभिक बच्चों के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस विधि का प्रयोग है ना बड़ी ईमानदारी के साथ में और बड़ी तीव्र गति से है ना
बड़े व्यापक रूप में इस गति का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग करते हो। देखो और कहो विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। कौन सी विधि है भाई? प्राचीन विधि यानी पुरानी विधि है। व्याख्या विधि, हर्बर्ट विधि, दृष्टांत विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो दोस्तों प्राचीन विधि जो है ना आपकी कौन सी है? व्याख्यान विधि। दृष्टांत विधि इसी का एक भाग है। हर्बर्ट विधि को नवीनतम विधियों में माना जाता है और प्रश्नोत्तर विधि को नवीन विधियों के अंतर्गत माना जाता है। तो ये कह रहा है प्राचीन विधि, तो प्राचीन विधि यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? आपकी व्याख्यान विधि जो होगी वो कौन सी विधि मानी जाएगी? प्राचीन, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई दोस्तों। जब पाठशाला विधि या पाठशाला के या परायण विधि के आधार पर जब शिक्षा दी जाती थी तब भी इस विधि का प्रयोग किया जाता था। ये लीजिए, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने पर बढ़ती है? एक तो होता है दोस्तों बोध शिक्षा और एक कौन सी शिक्षा होती है आपकी? रटने वाली शिक्षा। तो ये कह रहा है कि बालकों में रटने की प्रवृत्ति जिसमें समझा कम और याद करने की प्रवृत्ति, आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर या व्याख्यान। देखिए व्याख्यान विधि भी ठीक है, प्रश्नोत्तर और आगमन ठीक है। रटने की प्रवृत्ति यहाँ पे निगमन में बढ़ती है दोस्तों। क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पे सूत्र होता है और सूत्र में बालक को क्या करना पड़ता है? रट करके याद करना पड़ता है। व्याख्यान विधि में तो अध्यापक फिर भी समझा देता है, प्रश्नोत्तर विधि भी इतनी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि रटने की प्रवृत्ति का जो विकास होता है वो किसके अंतर्गत अधिक होता है दोस्तों? निगमन विधि में, क्योंकि इसमें सूत्र होते हैं और सूत्र बालक को क्या करने पड़ते हैं? याद करने पड़ते हैं। ये लीजिए आपका, ये था आपके आज की क्लास के कुछ प्रश्न जिसके ऊपर अपन ने क्या की थी दोस्तों? चर्चाएं की थी। तो हर बार की तरह मैं आपको यही कहूंगा, इन चीज़ों की यदि आप विस्तृत जानकारी पढ़ने में या विस्तृत थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हो तो आज ही कन्हैया एजू सेंटर पर जाकर के, प्ले स्टोर पर जाकर के कन्हैया एजू सेंटर नाम से हमारा ऐप है, उसको आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। वहाँ पे स्टोर में जाकर के अपने कोर्स को परचेज करना है, जिसकी मात्र प्राइस क्या है दोस्तों? 199 रुपये। वहाँ पे आपको वीडियो क्लासेज, ई नोट्स, कई प्रकार के टेस्ट सीरीज, उसके बाद में ई बुक भी आपको वहाँ पे फ्री मिलेगी और ये प्रश्न बैंक जो मैं आपको करवा रहा हूँ इस प्रकार के प्रश्न बैंक भी वहाँ पे मिलेगा। मतलब बहुत ही अधिक कंटेंट शिक्षण विधियों को लेकर के वहाँ पे आपको उपलब्ध रहेगा, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत और अच्छी हो सकती है दोस्तों। तो अभी तक यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है या ऐप को परचेज नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, क्योंकि करना ही है। आपके ऊपर मेरा जो है ना विशेष स्नेह है ना, तो मैंने कहा ना मेरा एक अधिकार भी बनता है, तो मैं आपसे कह भी सकता हूं बहुत जल्द मैं आपकी मैराथन क्लासेस लगाने वाला हूं दोस्तों यूट्यूब के ऊपर, जिससे आपकी शिक्षण विधियां जो है ना और अधिक और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए दोस्तों। बहुत ये आरटी एनसीए भी मुझे पढ़ाना है, काफ़ी डिमांड आ रही है इस चीज़ को लेकर भी मैं बहुत सीरियस हूँ। बहुत जल्दी आपके बीच में इस विषय से टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और अभी डाउनलोड कीजिए कन्हैया एजू सेंटर ऐप को, आप भी कीजिए और ऐप को कम से कम अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ना, तो आपका भी भला हो जाएगा और साथ साथ में बच्चों का भी भला हो जाएगा और आपके गुरुजी का भी भला हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत हेल्प करिए, है ना, मदद कीजिए, मदद करवाइए। मदद करने से ही नैया पार होती है दोस्तों। 100% आपको सफलताएं मिलेगी और मिलेगी ही मिलेगी ही मिलेगी। कर्म करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने अंदर उत्साह और उमंग को जीवित रखिए और सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। मंजिल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, मंजिल खुद चल करके आपके पास में आ जाएगी। मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ में है दोस्तों। मिलते हैं फिर कल एक अट्रैक्टिव और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।